प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत विशाल महासमुद्र है, संस्कृतियों का, सभ्यताओं का और उन अनमोल ऐतिहासिक विरासतों का जिन्हें जाने बगैर भारत को सही ढंग से समझना असंभव होगा। इसी क्रम में आती है भारत में लंबे समय से बसती आ रही अनेकानेक मानव जनजातियां। भारत को कोने कोने तक जोड़ने वाली भारतीय रेल मानो वो सूत्र है जिसमें पिरोई हुई है देश की एकता। जनजातियों से शेष दुनिया के परिचय के क्रम में एक सफर केरल राज्य की ओर। केरल भारत का खूबसूरत दक्षिणी राज्य, जहां प्रकृति ने अपनी अनमोल सौगातों को दोनों हाथों से लुटाया है। केरल राज्य में त्रिचूर जिले के पास आयरापल्ली में पता मिलता है एक ऐसी जनजाति का जिसका इस राज्य से बड़ा पुराना संबंध रहा है। ये जनजाति है काडर। नेलियम पत्ती और कोदासिरी के अलावा इसकी बसावट कोयंबटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों में भी देखी गई है। 1981 में हुई जनगणना में इनकी कुल आबादी थी लगभग 310, जिनमें 161 पुरुष और 149 महिलाएं थी, जो पिछली जनगणना तक बढ़कर दोगुनी से अधिक हो गई है। मानव इतिहासविदों द्वारा किसी समय घोषित असभ्य द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखने वाली इस जनजाति की आधुनिक काल में ज्यादातर आबादी चलाकुड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इन पहाड़ियों का विहंगम दृश्य एक नजर में इसे किसी पर्यटक स्थल जैसी छवि प्रदान करता है। शांतिपूर्ण हरियाली के भीतर अगर गौर से देखें तो प्रकृति की बेपनाह नेमतें साफ नजर आने लगती हैं। कुदरत के हसीन नजारों से अटा पड़ा है ये समूचा क्षेत्र। ऊपर से नीचे की तरफ बहती नदी का कल कल करता स्वच्छ जल रोम रोम को पुलकित कर देता है। कुदरत की इन्हीं बेशकीमती सौगातों के बीच ही बसी है काडर जनजाति की बस्ती, एक संपूर्ण गांव जिससे परिचित होना दुर्लभ ही नहीं एक अनमोल अवसर है। इनके उद्भव की जानकारी किंवदंतियों, विद्वानों की लेखनियों और इतिहासविदों से हासिल होती है। They were inside this forest, almost near Parambakulam Wildlife Sanctuary and all, 80 kilometers ahead. But because of the construction of a series of dams, about 5 dams have been constructed in this area, so there was little dislocation. They have been brought down. And during that time, government was also thinking that if they are brought down near the human settlements, where there is facility for school, education, giving them medicine, etc., it would benefit them. आर्यन घुसपैठ से खुद को बचाए रखने में सफल रहने वाली काडर जनजाति पूरी तरह से द्रविड़ियन भी नहीं कही जा सकती। इनमें नेग्रिटो और कोलेरियन मानव प्रजातियों का अक्स नजर आता है। खुद को बाहरी हमलों से बचाए रखने के लिए इस जनजाति ने अपने समूह को संगठित रूप से बसाना शुरू कर दिया। इनके घरों के समूह वाले गांव को ये लोग स्थानीय भाषा में पथीस कहते हैं। गांव यानी पथीस कहां बसाना है, इस बात का निर्णय उस जगह की नदी से निकटता के आधार पर किया जाता है, यानी गांव नदी के समीप ही बसाया जाता है। हर गांव में 10, 15 या 20 घर बने होते हैं। आमतौर पर घरों का निर्माण स्थानीय रूप से मिलने वाली बांस, पत्तेदार घास वगैरह जैसी सामग्रियों की मदद से किया जाता है। घरों की दीवार और दरवाजे बांस से बनाए जाते हैं। दरवाजे अंदर बाहर खुलने वाले कम और आगे पीछे स्लाइड करने वाली तकनीक से ज्यादा बनाए जाते हैं। घर के अंदर फर्श का निर्माण कुछ ऊंचा उठाकर किया जाता है,
जिस पर काडर लोग सोते भी हैं। बिछावन के रूप में कोरा घास से बनी चटाई भी बिछाते हैं काडर लोग। सीधी सादी पाथी में रहने वाले काडर लोग अपने सीधे सादे इतिहास और विरासतों के लिए भी जाने जाते हैं। इनके समाज में भी ऐसी ही सहजता देखने को मिलती है। काडर जनजाति के लोगों के रीति रिवाज, मान्यताएं, न्याय व्यवस्था और मिले जुले सरोकारों का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते हैं इनके सरपंच। यूं तो काडर समाज में पुत्र पिता की विरासत संभालता है, वही उसका उत्तराधिकारी होता है। लेकिन इनकी अपनी पारंपरिक पंचायत व्यवस्था यानी मुप्पन में सबसे बड़ा भतीजा सरपंचदारी संभालता है। काडर समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला मुप्पन समय समय पर अपनी जनजाति के लोगों की बैठकें करता है और जमीन जायदाद व घर परिवार के छोटे मोटे विवादों को आपसी रजामंदी से सुलझाता है। मुप्पन शादी ब्याह, अंतिम संस्कार सहित सभी अहम मौकों पर मौजूद रहता है। अमूमन काडर लोग नई परिपाटी या नए तरीके अपनाने से पहले मुप्पन की स्वीकृति ले लेना आवश्यक समझते हैं। मुप्पन की पत्नी यानी मुप्पति का समाज की महिला वर्ग में काफी सम्मान होता है। पारिवारिक तनाव हो या कोई अन्य विवाद, सभी में पूरे धैर्य के साथ मुप्पन सुनवाई करते हैं। संबंधित पक्षों को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है। काडर लोग अपनी पारंपरिक मुप्पन पंचायत व्यवस्था पर काफी विश्वास रखते हैं। नैन नक्श ही स्वयं इनका परिचय देते हैं, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ इनके चेहरे मोहरे में स्वाभाविक परिवर्तन आते रहे हैं। महिलाओं का चेहरा छोटा या गोल रहता है, आंखें बड़ी, नाक चपटी और होठ मोटे होते हैं। इनका रंग सांवले से काला तक होता है। नासिका सूचकांक के अनुसार काडर जनजाति की महिलाओं की नाक 88 और पुरुषों की नाक 89.8 होती है। पुरुषों का चेहरा भी सांवले से काला होता है। चेहरा गोल, नाक फैली हुई सी, चेहरे पर दृढ़ता भी नजर आती है। काडर लोगों का कद औसत ही होता है। पुरुषों की औसत लंबाई 157.7 सेंटीमीटर और महिलाओं की 143 सेंटीमीटर देखी गई है। आजकल काडर पुरुष कमीज और धोती पहनना पसंद करते हैं। हाथ में घड़ी पहनना, गर्दन में अंगोछा रखना भी काडर पुरुषों के दैनिक पहनावे का अंग है। गले में मनकों की माला और नीचे के अंग को ढांपने के लिए पहले ये पत्तों से बना विशेष परिधान पहनती थी। जबकि बाद में हाथ से बना वस्त्र इन्होंने लपेटना शुरू किया। विकास के क्रम में उन्होंने सिले सलाए कपड़े पहनना भी शुरू किया और आज की स्थिति यह है कि ऊपर के अंग में कमीज और नीचे ये लुंगी पहनते हैं। बेहद प्राचीन समझी जाने वाली इस जनजाति के लोग सदियों से इस भौगोलिक तलछटी के इर्द गिर्द अपनी बस्तियां बसाते आए हैं। ये लोग तमिल और मलयालम भाषा तो बोलते ही हैं, साथ ही कहीं कहीं तमिल का विशेष रूप मलासिर भाषा भी काडर लोगों द्वारा बोला जाता है। भाषा की मिठास का सीधा संबंध यहाँ इस क्षेत्र की आबो हवा से भी बड़ा गहरा है। इस कुदरती सुंदरता को अपनी मोहकता से भर देता है यहाँ का नारी जीवन। ज्यादातर महिलाओं की तरह कादर महिलाएं भी घर परिवार की जिम्मेदारियों में रची बसी नजर आती हैं। कल कल कर बहते पानी के पास छोटी लड़कियां घर के बर्तन साफ करती दिख जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घर की महिलाएं स्नान, कपड़े धोने जैसे काम यहीं पर निपटाती हैं। यहाँ की महिलाओं ने अपने वस्त्रों के चयन में जरूर भिन्नता दिखाई है, लेकिन फिर भी ज्यादातर वही वर्षों पुराना सा है। घर में खाना बनाना
बच्चों की देखभाल, घर की देखरेख, पानी लाना, सफाई वगैरह ये इनके रोजमर्रा के काम हैं। यहां पर पुरुष महिलाओं को आदर और प्रेम की नजर से देखते हैं और उन्हें लगभग समान ही अधिकार दिए गए हैं। यहां पर बचपन से ही लड़कियों को घर के काम काज संभालने और जंगल से जरूरत की चीजें बटोर कर लाने का काम भी सिखाया जाता है। काडर महिलाएं अपनी साज सज्जा, सफाई और कपड़ों पर विशेष ध्यान देती हैं। पुड़ावा नामक पारंपरिक वस्त्र के अलावा सामान्य मैक्सी पहनने से भी वो गुरेज नहीं करती हैं। बालों को काढ़ने, दांतों को चमकाकर साफ करने के अलावा खुद को आकर्षक बनाने की होड़ बड़ी महिलाओं ही नहीं, नन्ही किशोरियों में भी देखी जा सकती है। चूल्हे के ईंधन का बंदोबस्त, सब्जी व फलों की कटाई पकाई महिलाओं के जिम्मे आते हैं। इन अथक जिम्मेदारियों को हंसकर निभाती आई हैं काडर महिलाएं। काडर लड़की के जीवन का अहम पड़ाव होता है उसका विवाह। काडर समाज में एक अच्छी बात देखने में आती है कि यहाँ बाल विवाह आयोजित नहीं होते। सामान्य काडर परिवारों में विवाह एक सीधा सादा आयोजन होता है। लड़का लड़की के रिश्ते को स्वीकृति मिलने के बाद एक निश्चित दिन दूल्हा पैदल ही अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ लड़की वालों के घर आता है। यहाँ वो अपनी होने वाली वधू को वस्त्र उपहार में देता है। लड़का वधू के साथ झोपड़ी में जाकर बाहर लौटता है। सुंदर साड़ी में लिपटी वधू सिर को ढके रखती है। यहीं पर विवाह की महत्वपूर्ण रस्म पूरी होती है। लड़का वधू को गले में हार पहनाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ताली कहते हैं। ताली पहनाना वो रस्म है जो खुद में प्रतीक है कि लड़का लड़की विवाह बंधन में बंध गए हैं। काडर महिला के जीवन में बच्चे का जन्म एक सुंदर क्षण होता है। जच्चा को 10 दिन का प्रतिबंधित समय भी मनाना होता है, जिसके दौरान वो घर से दूर बनी झोपड़ी में रहती है। दस दिन का प्रतिबंधित समय पूरा होने के बाद घर में बच्चे का नामकरण और सामूहिक भोज आयोजित किया जाता है। नामकरण संस्कार के दिन बच्चे का पिता बच्चे पर रीति पूर्वक जल छिड़कता है और जोर से उसका नाम उच्चारित करता है। ये काडर जनजाति की एक पुरानी रस्म है। इस मौके पर काडर समाज मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ कुछ पल बिताता है। नामकरण के अलावा कान नाक छिदाने की रस्में भी होती हैं, जो इतनी अहम नहीं होती जितनी अहम होती है वो रस्म जिसका आयोजन एक काडर बालिका के रजो धर्म प्राप्त कर लेने पर होता है। इस अवसर पर आंगन में पत्थर के नीचे पूजा किया गया सिक्का रखकर नव रजो धर्म में प्रविष्ट लड़की को आंगन तक लाते हैं। यहां उसकी मां, बहन, भाभी या बड़ी कोई रिश्तेदार उसको स्नान करवाती है। पहले जमाने में यह क्रिया नदी के तट पर की जाती थी। स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाकर आंखों के ऊपर श्रृंगार कर उसे घर तक लाया जाता है। इस यात्रा में गांव की ज्यादातर महिलाएं शामिल होती हैं। इस पूरे संस्कार में पुरुष शामिल नहीं होते। अपने ऊपर एक लंबी चादर लिए चलता ये जुलूस स्थानीय बोली में गीत गाता चलता है। घर के मुख्य कमरे में सभी महिलाएं घेरा बनाकर थाली में पैसे व पूजा का सामान रखकर काडर नव यौवना के जीवन की अहम पूजा पूरी करती हैं। पूजा समाप्ति पर आमंत्रित मेहमानों को काडर परिपाटी के अनुसार जलपान कराया जाता है।
काडर जीवन के इन छोटे बड़े आयोजनों के बीच एक अंतिम उत्सव है, मृत्यु उत्सव। उत्सव इसलिए क्योंकि मृत्यु के इस हृदय विदारक पल में भी ये लोग उतने ज्यादा मायूस नहीं होते, बल्कि पीड़ा को अनिवार्य समझकर दिवंगत आत्मा की स्मृतियों को प्रणाम करते हैं, संगीत वादन करते हैं। ये लोग मृतक को जमीन में गाड़ते हैं। ये लोग मृत्यु नृत्य भी करते हैं। मृतक के साथ उसके पहने हुए जेवर और घड़ी साथ ही दफना दिए जाते हैं, मगर कुछ निश्चित दिनों के बाद शव से यह कीमती सामान उतार लेने की भी व्यवस्था है। खुद को वन पुत्र मानने वाले काडर लोग मृत्यु पश्चात चाहते हैं कि उन्हें वन में ही गांव से दूर दफना दिया जाए। वन में एक निश्चित स्थान पर इन्हें दफना दिया जाता है और स्मृति के लिए वहां कुछ पत्थर रख दिए जाते हैं। काडर लोग अपनी शमशान भूमि जाने से कतराते हैं। मृत्यु के शोकाकुल क्षण में ये लोग ईश्वर का स्मरण करते हैं। दरअसल चूंकि काडर जनजाति पर कभी भी किसी ने आक्रमण नहीं किया और न ही इसे जीता और न ही इनके जीवन में ज्यादा कोई दखल अंदाजी की, इसलिए या अन्य किसी कारण से काडर लोग अपनी कोई विशेष धार्मिक पहचान नहीं बना पाए। हाँ, कुछ घरों में जंगल देवता का चित्र जरूर सुशोभित नजर आता है, लेकिन पूजा पाठ या कर्म कांड की कोई खास निशानी यहां नजर नहीं आती। लेकिन माना जाता है कि इनके रीति रिवाज, पूजा पाठ और जीवन के सरोकार हिंदू धर्म से मेल खाते हैं। पहले समय में या यूं कहें कुछ हद तक आज भी काडर लोग कुदरती प्रकोप का कारण गांव की बुरी ताकतों जैसे ऊपरी शक्तियों को मानते आए हैं। काली, अय्यप्पन और मृत पुरखों को पूजने के अलावा काडर लोग पहाड़ियों के राजा यानी मलावाजी को भी पूजते हैं। खाने पीने की अपनी आदतों में ये ज्यादातर काडर जंगलों और खेतीबाड़ी से मिलने वाली चीजों पर निर्भर करते हैं। बीते जमाने में भी ये लोग जंगलों से मिलने वाली वस्तुएं जैसे शहद बहुत पसंद करते थे। वनस्पतियों की जड़ों को खाना भी इन्हें काफी पसंद था और है भी। आज के समय में भी ये बहुत कम खेतीबाड़ी किया करते हैं। चावल, बाजरा इनके मुख्य आहार हैं। They got estranged from their own environments. They are not able to produce a food which you have now taught them to eat. They cannot cultivate paddy, they cannot cultivate wheat, they cannot cultivate banana, they cannot cultivate coconut inside the forest there where there is a lot of wildlife. Formerly they were depending on the fruits and flowers or tubers or leaves which were naturally growing in these areas, which were not attacked by wildlife, or even when wildlife attacks there are plenty, so that problem was not there. पास ही की नदी से मछली मारकर उसे तरीदार पकाकर चावल के साथ खाना भी काडर समूह को काफी प्रिय है। काडर लोग मुख्य रूप से शाकाहार ही पसंद करते हैं। जहां एक ओर ये जंगल इन्हें भोजन इत्यादि देते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन वनों से काडर लोग आजीविका भी कमा पाते हैं। जंगलों से मिलने वाली छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा करना, फिर उन्हें नजदीकी बाजारों और हाटों में बेचना इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। जंगलों में मधुमक्खियां अपने छत्ते बड़ी संख्या में बनाती हैं। काडर लोग रात के अंधेरे में या धुआं करके मधु यानी शहद इकट्ठा करते हैं। इसका ये उपयोग भी करते हैं और व्यापार भी। शहद प्राप्त करने में बेहद कुशल काडर लोग छत्ते वाले पेड़ पर चढ़ने के लिए पहले तो बांस की खपच्चियों से सीढ़ी बनाते हैं।
काडर पुरुष छत्ते छानने में पारंगत होते हैं, बेहद कुशल। मधुमक्खियों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं ये लोग, इसलिए एक खास मधुमक्खी को छोड़ बाकियों में कोई सावधानी नहीं बरतते। और इस तरह छत्ते तक पहुंचने के बाद वो बिना आग, धुआं या कंबल के एक बर्तन में शहद इकट्ठा कर लेते हैं। शहद इकट्ठा करने के अलावा ये लोग मछली का शिकार करना भी काफी पसंद करते हैं। We have formed Vana Samrakshana Samitis. Each tribes had been given an area about 3,000 or 4,000 hectares around their colonies, and entire management is with them, and they are participating in it, and they are involved in that management also. काडर लोग अब कुदरती चीजों को इकट्ठा करने के अलावा अब सेवा क्षेत्रों में भी पदार्पण करने लगे हैं। इस इलाके के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के बाद काडर युवक व युवतियों को आसपास के होटल, गेस्ट हाउस व साइट्स पर रोजगार मिलने लगा है और इनकी गिनती अब अच्छे कामगारों में होती है। And the Kerala government has taken a very bold steps, or in fact revolutionary steps, or a pioneer in appointing 300 guards, forest guards from these tribes. A special recruitment has been made. Of these 300, 275 persons has already joined. केरल में होने के कारण यहाँ साक्षरता दर पर वैसे भी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। स्थानीय प्रशासन, जनजातीय विभागों व अनेक स्वयंसेवी संस्थानों के प्रयासों से काडर बस्तियों में और आसपास शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। स्थानीय वाद्य और पारंपरिक गीत व जानी पहचानी थिरकन नृत्य के रूप में उभर उठती है। काडर लोग, विशेषकर महिलाएं, अच्छी दस्तकार होती हैं। स्थानीय रूप से मिलने वाली चीजों को कलाकृति का रूप देना जैसे इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। जनजातीय लोगों की सहकारी समिति के बन जाने के बाद ये महिलाएं गृह सज्जा, खिलौने, मूर्तियां, लकड़ी और मिट्टी के सामान, साबुन व हर्बल उत्पाद बनाकर इन विक्रय केंद्रों के माध्यम से बेचकर जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। ये इलाका पक्की सड़कों से जुड़कर बेहतरीन पर्यटक स्थल भी बन गया है। अहिरापल्ली जलप्रपात के पास बसी केरल की काडर जनजाति की बस्तियां सदियों से इस परंपरा का निर्वाह करती आ रही हैं और सदियों तक करती रहेंगी।